हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास 7। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 बेताल की कथा पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग पेज नंबर 21 खोल लीजिए और इस जो यह कथा है इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैंने इस बोर्ड में कुछ शब्दार्थ लिखे हैं जो इस पाठ के अंतर्गत है, उनको समझ लीजिए। कौन से? अनुरूप। अनुरूप का अर्थ क्या होता है? समान। एकाग्रता का अर्थ क्या होता है? ध्यानमग्न। स्वभाव का अर्थ होता है आदत। प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश। लाचारी का अर्थ होता है निराशा। तबादला का अर्थ होता है बदली, अर्थात ट्रांसफर, जिसको भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब बच्चों, हम कथा को पढ़ते हैं, बेताल की कथा को। इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब बेताल ने कहा, हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन को देखकर बहुत संकट में हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूँ, सो सुन। किसी समय एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मचंद्र था। सेठ धर्मचंद्र नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंक भी सूझ जाते थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसका मुंह कानों तक फट गया था, दांत बाहर आ गए थे और उसे बिना प्रयत्न दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक मना न कर सकता था। धर्मचंद्र बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए वह ईमान कहता जाता था। वह सच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद्र पर भी मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलता था और कभी कोई उस पर। ऐसा भी एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया। जिसके सामने वह मुकदमा था, मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद्र की हार निश्चित थी, पर वह नहीं हुआ। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने आए और संयोग से धर्मचंद्र की दुकान में घुस गए। देखते ही धर्मचंद्र ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने का मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बैठाकर उसने पान की तस्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। धर्मचंद्र अच्छे अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़े फैला रहा था जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद्र ने हाथ जोड़
कहा, हमको क्यों लज्जित करते हैं? दुकान आपकी है, कितनी कमीजों का दूं? साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लिया, दाम बताओ। हे विक्रम, साहब भी ईमानदार थे। इस समय दो ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद्र थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुख स्वर में कहा, 4 रुपए 7 आने। साहब ने सुना, उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद्र बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देखता रहा और उनकी पीड़ा से उनका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे। धर्मचंद्र ने उनके मुख को देखा और वह स्वयं रुआसा सा हो गया। रुआसा का मतलब क्या होता है? रोने जैसी सूरत बन जाना। उसने विनती की, साहब, कीमत की कोई बात नहीं, आप ले जाइए। यह सुनकर ना जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद्र को रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकलकर गए। तब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। धर्मचंद्र उन्हें देखता ही रहा। फिर मन मशोस कर काम में लगा। उस शाम को जब धर्मचंद्र भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा तो उसने निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्म, तूने साहब का मन दुखी देखा? उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितने लालच में उन्होंने वह कपड़ा पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसा उतर गया था। सोचते होंगे, हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद्र, तू अफसरों की हालत भली भांति जानता है। तू बड़ा दयालु मनुष्य है। क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे दयालु बंधन को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। धर्मचंद्र ने आत्मा की आवाज सुनी। उसका हृदय भर आया। उसकी नजरों में साहब का चेहरा झूल गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। दया निधान वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियां देते गए तो मैं आपका भक्त क्या साहब को कमीज नहीं पहना सकता? हे प्रभु, ये साहब लोग भी आज के द्रौपदी हैं। मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हर सकूं। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े की कमीज पहनाकर रहूंगा। प्रतिज्ञा करने से धर्म का मन हल्का हो गया। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद्र ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेटकर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया। पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हुजूर, अभी बंबई गया था। वहां एक कट पीस में दुकान में यह कपड़ा सस्ता मिल गया। मैं सब ले आया। 6 कमीजों का था। 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हुजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा,
फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, अच्छा किया जो आप ले आए। धर्मचंद्र ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही जाती है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद्र ने हर्ष से ली। चलते चलते वह बोला, साहब यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं, आप नए आए हैं, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। शाम को धर्मचंद्र का विश्वासी दर्जी गया और साहब की नाप तथा कपड़ा ले आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे, यह सब आपकी ही इच्छा से हुआ है, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। हे विक्रम, कमीजें बन गई, सस्ती हो गई, उठाकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद्र तैयार कमीज लेकर साहब के पास पहुंच गया। साहब कमीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मचंद्र को पुनः धन्यवाद दिया। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थात कोई नहीं। ये साहबी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर आए। साहब के सामने मामला पेश हुआ, उन्होंने पक्ष विपक्ष समझा। इसी समय धर्मचंद्र सामने से साहब की ओर देखता निकल गया, दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शायद भी नहीं कर सकता। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। उसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उनकी नजर कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ, एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तन हो गया। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ की हड्डी झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगे। आस्तीन सिकुड़कर हाथों में कसने लगी, कॉलर ने सिकुड़कर गला घोंट दिया। साहब कराह उठे, कमीज सिकुड़ती जा रही थी। घबराकर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद्र के पक्ष में निर्णय कर दिया। एक क्षण में कमीज फिर कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! धर्मचंद्र के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, कोई कहता साहब बेचारे क्या करें, ईमान तो धर्म गया। कुछ लोग कहते हैं दोनों ने ईमान खोया। कथा समाप्त कर बेताब थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब तू बता कि किसका ईमान गया, साहब का, धर्मचंद्र का या दोनों का? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद्र ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यह सुनकर बेताल उड़ा और फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेताल की कथा से? कि व्यक्ति को ईमानदारी का रास्ता कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself, Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. 7th क्लास के स्टूडेंट मैथ क्लास में स्वागत है। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे। तो इसके पहले क्योंकि घातांक है तो घातांकों के नियम पहले आप जान लें। घातांकों के नियम तो नियम नंबर 1, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। जुड़ती हैं।
जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, तो बराबर होगा a के पावर m प्लस n। इसको अंकों में कर लें तो 2 के घात 3 गुणा 2 के घात 5, तो बराबर होगा 2 के घात में 3 प्लस 5 बराबर 2 के घात 8। ऐसा मिल सकता है। दूसरा नियम है भाग में घातें घटती हैं। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। घातें घटती हैं। a के पावर m भाग a के पावर m बराबर होगा a के पावर m माइनस n। अब ऐसा ही अगर 2 के घात 3 और 2 के घात 5 ले लिया जाए तो 2 के घात 3 माइनस 5 बराबर 2 के घात माइनस 2 आ जाएगा। तीसरा नियम है घात का घात में गुणा होता है। जैसे a के पावर m होल पावर n इक्वल्स टू a के पावर m इंटू n या mn। तो इस एक्सरसाइज में आप इन्हीं तीनों नियमों का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में है मान को सरल कीजिए और घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। सरल कीजिए और घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। तो पहला पार्ट है। इस एक्सरसाइज में आपके 10 पार्ट हैं। तो इसमें 4 पार्ट कुछ बता दें, 3-4 पार्ट लगभग एक जैसे ही हैं सभी। तो पहला है आपका फर्स्ट पार्ट में है -3/11 के होल घात में 3 और फिर होल घात 6। तो तीसरे नियम के आधार पर, जो आपने तीसरा नियम अभी पढ़ा था, उस तीसरे नियम के आधार पर घात का घात में गुणा होगा। तो आधार जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। तो 3/11 होल घात में 3 गुणा 6 बराबर -3/11 होल घात 6 तिरका 18। और ये आपका आंसर मिल गया। तो इसका सेकेंड थर्ड पार्ट सेम है। अब फोर्थ पार्ट में आइए 2/3 पावर 2 इंटू 2/3 पावर 3। तो अब देखिए दोनों में आधार समान है। आधार क्या हो गया? 2/3 और 2/3। इसमें घात 2 है और इसमें 3 है, बीच में गुणा लगा हुआ है। तो आपने पहले नियम पढ़ा था a के पावर m इंटू a के पावर n, तो बराबर a के पावर m प्लस n। तो बराबर लगाएंगे 2 के पावर 2/3 होल पावर, घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार समान है। 2 प्लस 3 बराबर 2/3 के होल घात में 5। और ये आंसर मिल गया। चौथा पार्ट हो गया। और पांचवें पार्ट में चूंकि दोनों नियम आ रहे हैं इसलिए पांचवा पार्ट करके देख लिया जाए। पांचवा पार्ट है फिफ्थ पार्ट, 4/9 के घात में 3 और गुणा 4/9 के घात में 4। भाग का चिन्ह है 4/9 के घात 5, 4/9 के घात में 5। तो देखिए
आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो गुणा और भाग चूंकि दोनों आ रहे हैं, आधार तो सभी के समान है, तो एक ही आधार लिख देंगे 4/9 के पूर्ण घात में 3 + 4 ये गुणा में है, तो 3 + 4 और फिर भाग है तो -5 बराबर 4/9। आधार तो जो वैसे लिख दिया, 3 और 4 7 - 5 बराबर पे 4/9 के घात में 7 में से 5 को कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा और ये आंसर मिल गया। 6 पार्ट में चूंकि 0 दिया गया है तो इसको भी देख लीजिए। 6 पार्ट में है 13/5 13/5 के घात में 0 और गुणा 13/5 के घात में 3 तो बराबर। अब आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 13/5 के घात में 0 + 3 बराबर 13/5 के घात में 3 और ये आंसर हो गया। वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि 13 किसी संख्या के घात में 0 का मान 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड में या इसके परिमाण में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो 13/5 के घात 3 आ जाएगा। 7th पार्ट भाग का चिन्ह लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा और 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा, सेम ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है मान निकालिए तथा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब मान निकालना है, हल करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 मान निकालिए और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में है 7/11 के पूर्ण घात 3 और भाग 7/11 के पूर्ण घात 3। तो भाग बीच में लगा है, आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, तो 7/11 के घात में 3 - 3 बराबर 7/11 के घात में 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या के घात में 0 का मान सदैव 1 होता है, तो ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट में है 1/5 पावर 2 और डिवाइड 1/5 पावर 4। इसमें भी आधार समान है, भाग में घातें घटती हैं, तो हो गया 1/5 के होल घात 2 - 4 बराबर 1/5 के घात में -2। अब माइनस को प्लस में करने के लिए तेज का रेसिप्रोकल कर देते हैं, आधार का व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो 5/1 या 5 लिख दें, घात में 2 बराबर 5 × 5 बराबर 25। ये इसका अब इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, 1/2 के घात 3 भाग 1/2 के घात 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 ही रह जाएगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब पार्ट 4th पार्ट भी आपका सेम है। 5th पार्ट को आप एक बार देख लीजिए। 5th पार्ट 1/6
के घात में 3 और गुणा 3 के घात 3 गुणा 3 के घात 3। अब चूंकि इनमें आधार समान नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए दोनों के मान अलग अलग लिखेंगे तो बराबर होगा 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 से 6 कट जाएगा, इस 3 से भी 2, इस 3 से भी 2, क्या बच गया 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 बराबर एक अंश का गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और हर का तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो 6 पार्ट भी है, 6 पार्ट में 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, घात में 4 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। इसका केवल एक ही पार्ट बताएंगे और आप सेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंप्लीट करेंगे। जैसे है 3 फर्स्ट पार्ट है 3/10 होल पावर 8 - 8 इक्वल, तो 8 में से 8 को घटा देंगे तो 3/10 के घात में 0 हो गया। और किसी भी घात में, किसी भी संख्या के घात में 0 का मान 1 होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 3 पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के बारे में बताने जा रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन आपको करवा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अकस्मात प्रक्रिया, जिसमें मैंने आपको ज्वालामुखी और उसके प्रकारों के बारे में और अपक्षय के बारे में बता रही थी, तो उसी को मैं रिवाइज करवाती हूँ कि ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर पहाड़ के रूप में उपस्थित आकृतियां होती हैं। तो ज्वालामुखी पर्वतों का गठन कैसा होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह में गहराई में ताप और दबाव के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं, पिघलने लगती हैं। तो जिससे उनमें से क्या निकलता है बच्चों, मैग्मा निकलता है। और जब ये मैग्मा कई लंबे समय के बाद जब ये सतह के बाहर आता है तो ये किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, लावा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लावा जब जम जाता है तो ये लावा क्या हो जाता है बच्चों, कठोर हो जाता है और जिससे किन चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन होता है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ड ज्वालामुखी, राख या शंकु ज्वालामुखी और मिश्र ज्वालामुखी। शीर्ड ज्वालामुखी क्या होते हैं बच्चों, शीर्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं और इनमें फ्रोजन या जमा हुआ लावा पाया जाता है। राख या शंकु ज्वालामुखी में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है। मिश्र ज्वालामुखी में राख के अलावा बजरी, पत्थर, चूना आदि की मात्रा भी होती है। तो ये 3 तरह के मैंने आपको ज्वालामुखी बताए थे। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मिट्टी यानी सॉइल। तो हम बात करते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी से क्या तात्पर्य है। मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। तो मिट्टी क्या होती है बच्चों, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं। तो सबसे ऊपरी परत में क्या पाए जाते हैं बच्चों, सबसे ऊपरी परत में मिट्टी के कण, छोटी मिट्टी के कण, गले हुए पौधे
तथा जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। तो मिट्टी की कई परतें होती है। सबसे ऊपरी परत में क्या हो गया, गले हुए पौधे तथा जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जो पैदावार के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। और मिट्टी की दूसरी परत में क्या होता है बच्चों, मिट्टी की दूसरी परत महीन कणों जैसे कि चिकनी मिट्टी की होती है। और सबसे निचली परत में, मिट्टी की आखिरी परत में क्या होता है, अखंडित सख्त चट्टानें होती है। तो मिट्टी की कई परतें होती हैं। देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई असमान रूप से पाई जाती है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक स्थान में जो मिट्टी पाई जाए दूसरे स्थान में भी वही मिट्टी पाई जाए। तो मिट्टी में क्या होती है, मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। तो भारत में बच्चों 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यह अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। जैसा कि मैंने अपक्षय के बारे में बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अपक्षय से क्या होता है, ताप, बल, वायु तथा मनुष्यों के कार्यों के प्रभाव से यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों का अपने ही स्थान से टूटना, हटना या विखंडित हो जाना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, यानी वेदरिंग कहलाता है। तो ये लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यह अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी में क्या होता है बच्चों, आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मेघालय और छोटा नागपुर का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी से क्या होता है बच्चों, मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे गेहूं, धान और अलसी जैसे मोटे अनाज इस मिट्टी से पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। तो ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। क्यों ये मिट्टी उपजाऊ होती है, क्योंकि ये मिट्टी कहाँ कैसे आती है, नदियों द्वारा जो सिल्ट जमा हो जाता है उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इससे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये भारत के लगभग 40% भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यह मिट्टी सतलज, गंगा, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते। तो इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते, इसी वजह से ये मिट्टी क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो बच्चों पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसको हम कहते हैं भाबर और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, महानदी के डेल्टा के प्रमुख रूप में पाई जाती है। तो ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की जो प्रमुख फसलें हैं वो है हमारे से रबी, दालें, कपास, तिलहन प्रमुख रूप से इसकी फसलें हैं। तो ये मिट्टी क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो यह मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है बच्चों ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से इस मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कैसा होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण लावा से होता है। तो ये मिट्टी कैसे निर्मित होती है, ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। भारत में यह लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र में यह मिट्टी सबसे अधिक विस्तार है इस मिट्टी का और इसे ढक्कन ट्रम्प से बनी मिट्टी भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है और इसे
दक्कन ड्रम से बनी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब क्या है? पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है। मतलब कि कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम भी है, इसको रेगड सॉइल भी बोलते हैं। ये जो काली मिट्टी होती है हमारी कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए हम काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड सॉइल भी कहा जाता है। इस मिट्टी से हमारी कौन सी फसलें पैदा होती है? इस मिट्टी से गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। तो अभी मैंने आपको 3 मिट्टियों के बारे में बताया, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। अब हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये मिट्टी रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम से बनती है। तो बच्चों ये मिट्टी कैसे बनती है? रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम से बनती है। ये देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु उससे क्या होता है बच्चों? कम उपजाऊ होती है। देखने में तो ये लाल मिट्टी की तरह लगेगी, लेकिन उससे कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत के पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। और इस मिट्टी से किस चीज का उत्पादन होता है? चाय, कहवा, रबड़, सिलिकोना आदि का उत्पादन होता है। तो ये लेटेराइट मिट्टी क्या होती है बच्चों? लाल मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में ये मिट्टी बनती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु कम उपजाऊ होती है। और ये राजमहल, छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में पाई जाती है। और इस मिट्टी से क्या होता है? चाय, कहवा, कॉफी, रबड़ आदि की पैदावार होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, यह मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। तो इस मिट्टी से क्या उगाए जाते हैं? गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा की पैदावार की जाती है। अब सबसे लास्ट मिट्टी की बात करने जा रहे हैं, पर्वतीय मिट्टी। तो बच्चों पर्वतीय मिट्टी क्या होती है? यह जो मिट्टी होती है यह पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। हिली एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। और यह वनों में कार्बनिक पदार्थों के आच्छादन से बनती है। ये उपजाऊ तत्वों के धारण करने में समर्थ होती है और ये चाय, कॉफी जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है। तो ये 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। 6 प्रकार की मिट्टियां कौन सी हैं? लाल मिट्टी, ये कैसे बनती है? अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसा होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मिट्टी होती है। ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मोस्टली नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है और इसे कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी या रेगड सॉइल भी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में बनती है। ये लाल मिट्टी की तरह ही देखने में होती है, किंतु उससे कम उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी से चाय, कहवा, रबड़ तथा सिलिकोना उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी हमारी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी से गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। लास्ट मिट्टी हमारी क्या होगी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी हमारे पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है और इससे चाय, कॉफी जैसी फसलों की पैदावार की जाती है।
मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोशन। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी के उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना भूक्षरण या भूकटाव कहलाता है। तो मिट्टी के उपजाऊ कणों को, जो मिट्टी के फर्टाइल कण हैं, उनको प्राकृतिक कारकों द्वारा हटाया जाना क्या कहलाता है बच्चों? भूक्षरण या भूकटाव कहलाता है। तो भूक्षरण या भूकटाव के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं बच्चों? बहता हुआ जल, तेजी से बहता हुआ जल भी क्या होता है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होता है। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह तेज वायु तथा जल के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? बहता हुआ जल, बहुत तेजी से बहता हुआ जल, पवन, बहुत तेजी से बहती हुई पवन, और हिमानी, बर्फ के पिघलने से क्या हो जाता है? मृदा अपरदन या भूकटाव होता है। तो अब हम बात करते हैं कारण, मृदा अपरदन के या भूक्षरण के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है बच्चों पवन अपरदन, पवनों के द्वारा अपरदन होना। तो पवनों के द्वारा अपरदन कैसे होता है? मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल क्षेत्रों में पवनें जो होती हैं मिट्टी के महीन कणों को क्या करती हैं? अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो जिससे क्या हो जाता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो कि मिट्टी की ऊपरी परत में बहुत उपजाऊ तत्व होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पवनें होती हैं अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर ले जाती हैं, जिससे कि क्या हो जाता है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है बच्चों? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग। तो पहाड़ी डालों पर पशुओं विशेषकर बकरियों द्वारा अत्यधिक चराई करने से क्या हो जाता है? मृदा का अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का विनाश होना। तो जिन क्षेत्रों में वृक्षों की जड़ें, जो आप जानते हैं कि वृक्षों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के कणों को क्या करती हैं? बांध कर रखती हैं और उन्हें बह जाने से रोकती हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाता है, ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज, तो जिन क्षेत्रों में वृक्षों को बहुत ज्यादा अंधाधुंध काटा जाता है, उन क्षेत्रों में क्या हो जाता है? पानी के बहाव की गति क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। तो वृक्ष पानी के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन वृक्षों के जब अंधाधुंध कटाई से क्या हो जाएगा? पानी के बहाव की गति को रोकने में वो असमर्थ हो जाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूसलाधार वर्षा। तो मूसलाधार वर्षा भी अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाती है, जिससे क्या हो जाता है? अत्यधिक भूमि अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। तो जिन क्षेत्रों में ढाल युक्त, असंगठित या तीव्र ढाल वाली मिट्टी होती है, वहां मिट्टी का अपरदन बहुत अधिक और शीघ्र होता है। क्योंकि मिट्टी कैसी है? ढीली है, असंगठित है, संगठित नहीं है, तो क्या होगा कि तेज हवा चलेगी तो मिट्टी के कणों को बहाकर ले जाएगी, या तेज बहता हुआ जल क्या करेगा? मिट्टी के कणों को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो जिन क्षेत्रों में मिट्टी असंगठित होती है, तीव्र ढाल वाली होती है, तो वहां पर क्या होता है? अधिक तीव्र ढालों में बहता हुआ जो जल होता है अधिक अपरदन करता है, जिससे हम लोग कहते हैं अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो जिसे हम लोग अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत में भूक्षरण के लिए कौन सी चीजें उत्तरदायी हैं? तीव्र व मूसलाधार वर्षा का होना, नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ का आना, वनों का अत्यधिक विनाश होना, खेतों को खाली या पड़ती छोड़ देना, तीव्र पवन प्रवाह का होना, कृषि भूमि पर पशुओं की अनियमित और अनियंत्रित चराई होना, खेतों की उचित ढंग से मेड़बंदी न होना, भूमि का अधिक ढालूपन, जल विकास की उचित व्यवस्था न होना। तो ये सभी कारक हमारे क्या हैं? भूक्षरण या मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार और मृदा अपरदन और भूक्षरण के बारे में बताया था। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 7th H में ये आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आप लोगों को पिछली क्लास में भी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे। आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 19 में दी हुई है और इसकी एक्सरसाइज में आपके 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला आपका है व्यक्तिगत उपयोग वाले कंप्यूटर डैश कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं?
आप अगर इसमें डिजिटल कंप्यूटर लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर भी हमारा पर्सनल कंप्यूटर में ही आते हैं। और आंसर अगर आपने माइक्रो कंप्यूटर लिखा है तो भी वो आपका ठीक होगा। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन लिख सकते हैं। मैंने आंसर लिखा है माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड आपका है स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सन डायल, थर्मामीटर आदि के किस तरह के उपकरण हैं। आप ये समझिए जितनी भी चीजें हमारी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दीज ऑल आर कॉल्ड द कंप्यूटर, वो सब कंप्यूटर ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, सन डायल, थर्मामीटर, ये सारी चीजें जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इन सबका नाम दे दिया, कह रही किस प्रकार के कंप्यूटर है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट आपका है सैटेलाइट में डैश कंप्यूटर कार्य करता है। तो सैटेलाइट में किस तरह का कंप्यूटर कार्य करता है आपका, सैटेलाइट में हमारा सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आपका है माइक्रो कंप्यूटर में डैश प्रोसेसर होता है, में एक ही डैश होता है, तो उसमें एक ही सीपीयू होता है, ये कह सकते हैं, या आपका एक ही माइक्रो प्रोसेसर, बट सुटेबल आंसर इज द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे आज फिनिश होते हैं प्रश्न है, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण चूंकि वैसे भी जैसा आप लोगों को पता ही कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इजी नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर कर दिया। पहला आकार के आधार पर, अनुप्रयोगों के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिनको भी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर जो है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और आपका जो है वो हाइब्रिड और आपका एनालॉग कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर 2 होते हैं, एक जनरल पर्पस होता है और एक स्पेशल पर्पस। तो इस तरह से इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट में सिर्फ इतना ही लिखना था कि ये 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अब आता है आपका ईसीजी मशीन किस प्रकार का कंप्यूटर है। ईसीजी मशीन जो है वो एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ईसीजी मशीन किस तरह का कंप्यूटर है, दिस इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर रहता है। ये आपका बच्चों डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर दिया हुआ है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में डेटा आपका किस रूप में स्टोर रहता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा है वो आपका डिजिटल सिग्नल के रूप में स्टोर रहता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो हमारे 0 और 1, यानी कि आपका जो पूरा जो डेटा है वो आपका 0 और 1 के रूप में ही स्टोर होता है। ठीक है, और ये जो 0 1 होता है इनको ये हमारी बाइनरी बिट्स कहलाती है। क्या कहलाएंगे आपकी, दीज आर कॉल्ड द बाइनरी बिट्स, इनको हम लोग बाइनरी बिट कहते हैं। ओके, ये केवल सिर्फ 0 और 1 दो ही होती है। इसके बाद अब आपका आता है रडार किस प्रकार का कंप्यूटर है। रडार भी एक तरह का कंप्यूटर ही है जो कि सिग्नल्स को मेजर करता है। ठीक है, तो हमने आपसे पहले भी कहा था जो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं ये आपका एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये आपका किस तरह का कंप्यूटर हो गया, दिस इज द एनालॉग, ये आपका एक एनालॉग कंप्यूटर है। रडार आपका एनालॉग कंप्यूटर है। नेक्स्ट आपका है पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिनी कंप्यूटर के 2 उदाहरण लिखिए, PDP-8 एंड वैक्स 8300, ये आपका मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के 2 उदाहरण दीजिए, यूनिवैक 1100 एंड IBM 4381, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। भारत में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। भारत में बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर है, और इसका ही जो विकसित यानी कि एडवांस फॉर्म जो है वो आपका है परम 1000। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि तो पहले परम ही बना था, फिर उसमें जब और रिसर्च हुई और उसमें जो उसको और डेवलप किया गया तो 1000। तो रियल में नेम आपका ये इन
तो ये अब आपके बच्चों यहाँ पे आपके इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी आगे के नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।